Aim right, achieve big at KR Mangalam University. अमेरिका हमले के बाद न्यूयॉर्क पुलिस अलर्ट पर आ गई है और धार्मिक और सांस्कृतिक सेंटर्स की सुरक्षा बढ़ा दी गई। इसमें खास तौर पे जो धार्मिक सेंटर्स यानी कि यहूदियों के जो धार्मिक स्थल हैं उसके ऊपर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्योंकि ये माना जा रहा है पूरे अमेरिका के ओर से, यानी कि जो उनके गृह मंत्रालय आप कह सकते हैं उनकी ओर से एक संदेश दिया गया है, ना सिर्फ अमेरिका बल्कि तमाम वो इंस्टॉलेशन जहां पर अमेरिकी रहते हैं या अमेरिकी कुछ यहां पर बेसेस हैं या फिर उनके इंस्टॉलेशंस हैं, वहां पर लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि अंदेशा जताया जा रहा है मिडिल ईस्ट और साथ ही अमेरिका में हो सकता है कि जो ईरान समर्थित जो लोग हैं या ईरान समर्थित जो प्रॉक्सीज हैं वो किसी तरह के हमले कर सकते हैं या फिर बदला लेने के लिए कोई भी हमला किया जा सकता है। तो बहरहाल यही वजह है कि अमेरिका की ओर से, उनके गृह विभाग की ओर से पूरे अमेरिका के अंदर और साथ ही जो विदेशों में उनके मौजूद हैं एसेट्स, उनको ये इत्तला दी गई है। तो हम बात ही कर रहे थे जनरल कटोच सर, मैं अभी जो सवाल पूछना ही चाह रहा था कि जब आप हमले करने के लिए सोच ही रहे थे, आपने अलग अलग अपने एसेट्स के बारे में सोचा, आपने जब एसेट्स के बारे में सोचा तो आपने उसके बाद तय किया कि हम कहाँ कहाँ हमले करेंगे। अब कहाँ कहाँ हमले करेंगे तो उन्होंने उसमें चूज किए 3 इलाके, जैसे हमने फर्दों के बारे में काफी बात की है, लेकिन इस्फहान का जब हम जिक्र करते हैं, इस्फहान जैसे जगह पे हमला करना और इस्फहान जैसे इलाके में आपने B2 बॉम्बर्स का शायद इस्तेमाल नहीं किया, आपने मिसाइल्स के जरिए उसको टारगेट को हासिल कर लिया। ये जो टारगेट्स आप डिसाइड करते हैं किसके लिए क्या करेंगे, ये किस तरह से किया जाता है, डिलीवरी मोड क्या होगा, ये किस तरह से प्लानिंग होती है और क्या देखकर प्लानिंग करते हैं? कटोच सर, आपका म्यूट हो गया है शायद माइक, आप प्लीज उसको अनम्यूट कर दीजिए। जी, अब आ रही है आवाज। जी जी, ओके, ऑडिबल। जो मैं बता रहा था, सबसे पहले तो टारगेट असेसमेंट होती है कि ये टारगेट किस प्रकार से है, किस प्रकार की प्रोटेक्टेड है, अंडरग्राउंड है या नहीं है, और इलेक्ट्रॉनिकली इसको किस प्रकार से न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। जब वो पूरा तय हो जाता है तब जाके वेपन सिस्टम जो है वो उसकी प्लानिंग होती है कि इस टारगेट के लिए ये हमारा हथियार होगा, ये वेपन होगा। और जब वो वेपन तय हो जाता है उसके बाद तीसरा चरण होता है डिलीवरी सिस्टम क्या होगी। फिर डिलीवरी सिस्टम बेशक वो मिसाइल की तरह हो या मिसाइल होगी या एक एयरक्राफ्ट होगा, वो तय हो जाता है। जब ये तीनों चीजें तय हो गई हैं तो आपकी प्लान बन गई है, तब जाके आपने पूरा जाके जो इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट है उसको आपने सेव करना है। इसलिए आपने देखा होगा वहां पर पूरी तरह से जामिंग हो गई और जो काउंटर मेजर्स जो दुश्मन कर सकता था, इस यहाँ पर जो ईरान कर सकता था काउंटर मेजर्स, वो उन्होंने पूरी तौर से वो काउंटर मेजर्स को पहले से ही न्यूट्रलाइज कर दिया। अब जाके उनके पास टारगेट है, टारगेट को नुकसान करने के लिए हथियार है, डिलीवरी मीन्स है और एरिया को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट है, ये सब तय हो जाता है। अब सिर्फ एक चीज रहती है, वो है कमांड डिसीजन। वो डिसीजन जो है जब सब तैयारी हो जाती है, वो जो सीनियर यहाँ इस समय पर मुझे लगता है ये डिसीजन दिया होगा प्रेसिडेंट ट्रंप ने, गो अहेड। एक बार ग्रीन सिग्नल हो गया तब तो फिर उसके बाद जो है ये कार्रवाई शुरू हो जाती है। और अभी कल जिस प्रकार की लड़ाई अभी है, ये मिनटों में ही पूरा काम खत्म हो जाता है। अमित जी जी, तो इस बीच सर एक और बड़ी खबर हम दर्शकों को बताना चाहते हैं जो आ रही है। ईरान के न्यूक्लियर एजेंसी की ओर से कहा गया है कि किसी भी तरह के यहां पर रेडिएशन की बात निकलकर सामने नहीं आई है, कोई रेडिएशन की खबर नहीं है। ईरानियन जो एजेंसी है, न्यूक्लियर एजेंसी जो देखरेख करती है न्यूक्लियर साइट से, उनका कहना है कि कोई भी रेडिएशन की खबर उन तक नहीं आई। और साथ ही साथ जो अरब न्यूक्लियर वॉच है, जिसे सऊदी अरेबिया की एक एजेंसी है, उनका भी मानना है कि सऊदी अरेबिया में भी किसी भी तरह के और आसपास पूरे मिडिल ईस्ट में कोई भी रेडिएशन की खबर नहीं है, यानी अरब की ओर से भी कहा गया है। यह सैटेलाइट इमेज हम आपको दिखा रहे हैं और सैटेलाइट इमेज के जरिए आप समझ सकते कि जिन इलाकों में हमला हुआ है वो इलाका दिखता कैसा है। तो ये जो जगह इस वक्त नजर आ रही है, फिलहाल जो हमें देखकर समझ में आ रहा है शायद ये नतांज या फिर इस्फहान का इलाका है। नतांज ज्यादा ये लग रहा है देखने में, नतांज का इलाका है जो इस तरह से ये इलाका दिखता था। कुछ दिन बाद इसके तस्वीरें भी आ जाएंगे सैटेलाइट इमेज की, अमेरिका ने जब हमला किया तो उसके बाद पहले और उसके बाद में क्या हालात रहे। लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं कि दूर दराज का इलाका है, आसपास आपको आबादी बिल्कुल नजर नहीं आएगी। नतांज की ये जगह है जहां पर यह हमला हुआ है। और यहां पर क्यों हमला किया गया, यहां पर जो आप देख पा रहे हैं अलग अलग जो आपको सफेद यहां पर डॉट्स नजर आ रहे हैं, दरअसल वो फैसिलिटीज हैं। यहां पर यूरेनियम को साफ किया जाता है, एनरिच किया जाता है, उसे परिष्कृत करके उसकी जो गुणवत्ता है बनाई जाती है इस कदर की वो परमाणु बम में इस्तेमाल किया जा सके। और साथ ही इसमें जो आपको कुछ और फैसिलिटीज नजर आ रही है, यहां पर
असेंबली की जाती है सेंट्रीफ्यूज की, यानी कि जिसमें यूरेनियम को साफ किया जाता है, उसको भी यहां पर तैयार किया जाता है। और इस इलाके में ही करीब 8 मीटर गहरा यहां पर फैसिलिटी है जहां पर कि सेंट्रीफ्यूज भी है, वहां पर भी यह परिष्कृत की जाती है यूरेनियम, क्योंकि जो रॉ फॉर्म आता है उसको फिर साफ करना पड़ता है और उसको अपग्रेड करके ग्रेड तैयार किया जाता है, जैसे U-35 कहा जाता है, U-38 से उसको तैयार करना पड़ता है और उसके बाद उसका इस्तेमाल आप बॉम्ब के तौर पर कर सकते हैं। अब आपको हम फार्दो की तस्वीर दिखा रहे हैं, साथ में देखिए फार्दो है, पहाड़ियों के बीच में सफेद आपको जो एक नजर आ रही है चीज, ये जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है सफेद पहाड़ों के बीच में, पहाड़ियों के बीच में है, और देखने में भले ही सैटेलाइट इमेज ले छोटा सा है, लेकिन आप जमीन पर जाएंगे तो समझिए कितना मैसिव ये इलाका, कितना बड़ा इलाका है, विस्तार बहुत ज्यादा है इसका। और जो सफेद ढांचा आपको नजर आ रहा है ये है फार्दो। फार्दो में 250 से 300 फीट की गहराई में नीचे जाकर टनल्स बने हुए हैं जहां पर ये सेंट्रीफ्यूज मौजूद है, वो मशीन जिसके अंदर यूरेनियम डाला जाता है, फिर उसको परिष्कृत किया जाता है गैस फॉर्म के जरिए। तो ये गैस सेंट्रीफ्यूज हैं जहां पर लगाए गए, ईरान के पास हैं, और इसमें यूरेनियम को एनरिच करते हैं। उसके बाद यूरेनियम तैयार होता है, वो ग्रेड जिसका इस्तेमाल परमाणु बम में इस्तेमाल करने के लिए किया जाता है। और इस फैसिलिटी को ही तबाह करने के लिए आसपास देख रहे हैं पहाड़ी है और नीचे से फैला हुआ है, इसीलिए यहां पर 6 B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया अमेरिका ने और 12 इसमें बॉम्ब्स गिराए गए हैं, GBU-57 बॉम्ब्स। और उसका वजन कितना होता है? उसका वजन होता है करीब 13,000 kg से ज्यादा, और इसके अंदर जो GBU-57 बॉम्ब है इसके अंदर करीब 2700 kg का बारूद होता है, अलग अलग तरह के एक्सप्लोजिव्स होते हैं, इस्तेमाल करते हैं। और इस बॉम्ब को गिराया गया, तो 1-2 नहीं, यहां पर 12 बॉम्ब्स गिराए गए हैं, क्योंकि आप इसका विस्तार देखिए, जगह को देखिए और इसके भौगोलिक स्थिति को समझिए कि यहां पर ये पहाड़ है, चट्टान है और उसके नीचे फिर कंक्रीट है। तो पहले चट्टानों को तोड़ना, उसके बाद कंक्रीट को तोड़ना, ये कितना मुश्किल था। इसलिए कहा अमेरिका के राष्ट्रपति ने कि सबसे कठिन जो हमारे टारगेट थे उसको तो हमने पूरा कर लिया, मकसद को हासिल कर लिया है। और ये नतांज की तस्वीर आप देख रहे हैं, नतांज ये उत्तर पूर्व की दिशा में पड़ता है। तेहरान से अगर आप जाते हैं उत्तर पूर्व की दिशा में नतांज है, और नतांज में जैसा हमने बताया कि यहाँ पर किस तरह की फैसिलिटीज़ है, यहाँ पर भी यूरेनियम को साफ करने की फैसिलिटी है यहाँ पर। और साथ ही एक बार फिर से तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको, ये देखिए, ये दूसरी तस्वीर जो आ रही है ये लेटेस्ट तस्वीर हो सकती है, जहां पर आप देखिए बड़ा सा आपको एक जो काला डॉट नजर आ रहा है, शायद ये लेटेस्ट तस्वीर है, मैं आपको कंफर्म कर दूंगा, लेकिन देख के ऐसा शायद लग रहा है कि यहां पर हमले की बात की तस्वीर आ रही है। और तो इस्फहान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो इस्फहान के आसपास आप देखेंगे बहुत सारी आबादी नजर आएगी। उसकी वजह है कि इस्फहान के जो फैसिलिटी है उसमें एक है कि जहां पर न्यूक्लियर रिसर्च होता है, न्यूक्लियर सेंटर है, तो वहां पर तो आमतौर पे जो आम लोग जाते हैं, साइंटिस्ट जाते हैं, वहां काम करते हैं, इसी वजह से आपको आसपास यहां पर आबादी नजर आ रही है। और ये भी तस्वीरों में आप देखिए कि एक तरफ आबादी है, दूसरी तरफ पहाड़ी है, पहाड़ी के साथ यहां पर इस्फहान का जो न्यूक्लियर सेंटर है नजर आएगा। और इसके ही थोड़े से आसपास की दूरी पर यहां पर सेंट्रीफ्यूज प्रोडक्शन, यानी कि सेंट्रीफ्यूज जो मशीन है उसे बनाने का कारखाना है, यूनिट है, उसको भी तबाह कर दिया गया है। इसके साथ ही इसी इलाके में अब हो सकता है जो पहाड़ी आपको दिख रही है कि इसके आसपास टनल्स हो जिसके अंदर जो यूरेनियम को परिष्कृत करके रखा जाता है, यानी कि उसकी जो ग्रेड है U-35 तक लाने के बाद उसको आप कहां स्टोर करेंगे, रखने के लिए इस इलाके में रखा जाता है। ये कहा जाता है कि इस्फहान का जो इलाका है इसी वजह से यहां पर हमला हुआ है। और इस्फहान पे जो हमला हुआ है अभी तक तो यह कि यहां पर मिसाइल दागे गए थे, टोमाहॉक मिसाइल, जिसमें 30 की तादाद थी, और हो सकता है कि अमेरिका ने कुछ बॉम्ब्स इसमें गिराए हो, B-2 के भी, लेकिन वो तब पता लगेगा जब पेंटागन की ओर से, रक्षा मंत्री की ओर से पूरी डिटेल दी जाएगी कहां पर किस तरह के हथियार का इस्तेमाल किया गया। बहरहाल हम जो यहां के भौगोलिक स्थिति है उसको देखकर इतना बता सकते हैं कि यहां पर किस तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया गया होगा। इस्फहान बेहद ही अहम सेंटर है जहां पर आप सोचिए कि न्यूक्लियर आपका रिसर्च सेंटर है, जहां पर आप शोध करते हैं न्यूक्लियर, अपने रिसर्च को लेकर, अपने न्यूक्लियर पूरे प्रोग्राम को लेकर रिसर्च किया जाता है कि आपको किस तरह से यूरेनियम को तैयार करना, यूरेनियम के ग्रेड को बनाना, अगर हम बॉम्ब्स बनाएंगे तो किस तरह से बॉम्ब्स काम करेंगे, जो फिजन रिएक्शन होगा किस तरह से फिजन रिएक्शन होगा, किस तरह से आपके जो दो अणु हैं आपस में टकराएंगे उसके बाद क्या होगा। तो ये जो सारे आप शोध के काम है, रिसर्च का काम है, ये किया जाता था इस्फहान में, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। और इसके आसपास आप आबादी इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि एक न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है, इसलिए आबादी के बेहद करीब है। लेकिन साथ ही यहां पर यूनिट्स बनाए गए हैं जहां पर सेंट्रीफ्यूज को बनाया जाता था, तैयार किया जाता था। और हमारे साथ हमारे गेस्ट भी मौजूद है, उनके जरिए हम जानते हैं। बहल सर, जो हम दो तस्वीर दिखा रहे हैं, अगर आप देख पा रहे होंगे, एक तरफ हम दिखा रहे हैं नतांज की तस्वीर
और दूसरी तरफ दिखा रहे हैं इस्फहान की तस्वीर। ये दोनों जो साइट्स हैं बहुत अलग है फारदो से, और सबसे ज्यादा हैरानी करने वाली बात तो यह है कि जो इस्फहान है उसके आसपास पूरी आबादी नजर आ रही है। यहां पर जो हमला किया गया होगा तो किस तरह के हथियार इस्तेमाल किए और साथ ही साथ कितना खतरा था यहां पर आबादी के ऊपर इसका इफेक्ट आने का। बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा आपने। इस्फहान के अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट था न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर, जो कि आपने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया कि वो करता है रिसर्च किसके ऊपर। वो रिसर्च करता है कि यूरेनियम 235 को कैसे एनरिच किया जाए यूरेनियम से। दूसरा, उसको कन्वर्ट करना है अगर न्यूक्लियर वेपन में तो क्या प्रोसेस होगा और उसके क्या प्रतिक्रियाएं होंगी। सेंट्रीफ्यूज है तो उसका कैसे अरेंजमेंट करना होगा, और अगर न्यूट्रॉन्स को अटैक करना है U-235 के ऊपर ताकि न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन को शुरू किया जाए तो उसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। तो ये पूरी की पूरी रिसर्च जो है, जो आपने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाई है, वो इधर होती है। दूसरी चीज, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज यहाँ पे होती है, वो होती है कि यूरेनियम को कन्वर्ट करना UF6 के अंदर, यानी कि यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड गैस के अंदर, जो कि सेंट्रीफ्यूज के अंदर रोटर के अंदर जाके उसको मोमेंटम देती है, और उस मोमेंटम की वजह से ही जो U-238 आइसोटोप है वो चला जाता है बाहर, और जो U-235 होता है वो आ जाता है बीच में। तो जो बाहर चला जाता है उसको निकाल दिया जाता है, और U-235 जो आइसोटोप है यूरेनियम का, जो कि फिजिल मटेरियल है, जिसको कन्वर्ट किया जा सकता है वेपन ग्रेड में, और जहां पे बहुत इफेक्ट होता है अगर न्यूट्रॉन एक सब एटॉमिक पार्टिकल है एटम के अंदर, तो वो जाके जब हिट करता है U-235 को तो बड़ी जल्दी से वो स्प्लिट कर जाता है, बहुत जल्दी से वो फिजिल हो जाता है। और जब वो स्प्लिट करता है तो बहुत सारी हीट एनर्जी होती है, बहुत सारा ब्लास्ट इफेक्ट होता है, और इसी वजह से ये सेंटर बहुत इंपॉर्टेंट था इस्फहान का। और तीसरी चीज थी कि यहाँ पे दूसरी चीजें भी स्टोर की जाती थी जो कि काम आती थी, चाहे वो फ्यूल ऑयल लुब्रिकेंट्स भी हो या दूसरी चीजें हो। तो ये इसको अब ये देखिए ये कहाँ पे है, ये प्लेन जमीन पे है। और प्लेन जमीन पे होने का क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि इसके आसपास ज्यादा इसको अंडरग्राउंड इसके अंदर वेपन सिस्टम, अंडरग्राउंड इसके अंदर न्यूक्लियर सिस्टम्स को नहीं रखा गया। दूसरी चीज है इसके पास आबादी है, लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन कोई नहीं है। यहाँ पे सेंट्रीफ्यूज मेरे हिसाब से तो उतने सारे नहीं है जितने कि आपके फोर्डो के अंदर है। फोर्डो के अंदर तो 27,000। सर, आपने एक अहम बात कही है कि यहाँ पर उतने ज्यादा सेंटर फिक्स नहीं है, लेकिन साथ ही साथ आपकी बात से मैं जोड़ देता हूं, जो खबर आई है कि ईरानियन न्यूक्लियर एजेंसी का कहना है कि फिलहाल किसी भी तरह के रेडिएशन की खबर नहीं है, और साथ ही साथ यही बात सऊदी अरेबिया की ओर से भी कही जा रही है। हमारे साथ मेरे तमाम गेस्ट भी मौजूद, उनसे बात करेंगे, लेकिन रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि आखिरकार जो रेडिएशन है ना होना, उसकी खबर आना, क्या यह बताता है कि क्या जो हमला हुआ वो कारगर नहीं था, या फिर कुछ इसकी और वजह है।